अब देखते हैं बेटा रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट passes when light passes from one medium to another medium, it bends at interface. It bends at interface. The phenomena is called रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इंटरफेस पर बेंड कर जाती है। इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये है नॉर्मल, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। लाइट ऐसे आ रही है, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये बेंड कर गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो बेंड कर जाती है एट इंटरफेस, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब देखिए इन रिफ्रैक्शन कुछ लॉज हैं, रिफ्रैक्शन के लॉज भी हैं। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझते हैं पहले। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? पहला लॉ है द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to sine of angle of refraction is constant. रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कांस्टेंट होता है। यानी साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी लिखना सिखाऊंगा स्नेल्स लॉ। ये एक तरीका है समझने का। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कॉर्नर पे बेंड कर जाती है, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। अब स्नेल्स लॉ को हम दूसरे तरीके से भी लिखना सिखाएंगे आपको, और भी बातें बताएंगे रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, और कौन कौन सी बातें हैं। अब देखते हैं दूसरा तरीका, देखते हैं स्नेल्स लॉ लिखने का। जैसे ये इंसिडेंट रे है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ये रिफ्रैक्टेड रे है और r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है।
μ1 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो μ1 साइन आई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एंगल इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ये आपको याद रखना है तरीका, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है याद करने का कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एंगल, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। अगर आप इस तरीके से स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी स्नेल्स लॉ लिखने में। दूसरा पॉइंट देखते हैं। when ray passes from rarer to denser, it bends towards the normal, अब रेयरर और डेंसर किसे कहते हैं? ध्यान रखें, रेयरर और डेंसर किसे कहते हैं? जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो उसको रेयरर कहते हैं, या जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, या जिस मीडियम में वेव की वेलोसिटी ज़्यादा होती है उसको रेयरर कहते हैं, और जिस मीडियम में वेव की वेलोसिटी कम होती है उसको हम डेंसर कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, when ray passes from denser to rarer, it bends away from normal। जब रे रेरर से डेंसर आ रही है, ये रेरर है और ये डेंसर है, तो रेरर से डेंसर आ रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसी तरीके से जब रे डेंसर से रेरर जाती है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है, रेरर से डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। और क्या बता सकते हैं आप? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और बात याद कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर विल लाइट बेंड। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट उतना ज़्यादा बेंड करेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर is called absolute refractive index। तो आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखने हैं जो कि मोस्ट कॉमन है, वन इज दैट ऑफ ग्लास एंड अदर इज दैट ऑफ एयर। तो मैं आपको बताता हूँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कितना होता है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। ये काम आते हैं आगे भी,
न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काम आएंगे, नहीं दिए होंगे क्वेश्चन में तो आपको इतने मानने पड़ेंगे। जैसे पहले लिखने का तरीका सीखो, ए म्यू जी, ए म्यू जी पढ़ते उल्टा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, कितना हो गया 3/2। लर्न करना पड़ेगा, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये 4/3 होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि फाइंड स्पीड ऑफ लाइट, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/स्पीड, तो स्पीड का फार्मूला हो गया C/μ, तो C होता है 3 × 10⁸ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होता है 3/2, तो सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम निकाल सकते हैं स्पीड किसी मीडियम में अगर हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इतनी जानकारी होना जरूरी है। और दूसरे तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, ऑफ वन मीडियम with respect to another medium, with respect to another medium is called relative refractive index, relative refractive index निकालना सिखाऊंगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे ऐसे पढ़ते हैं, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 9/8, 9/8। अगर हम इसका उल्टा निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 4/3 और ग्लास का होता है 3/2, तो ये रेसिप्रोकल आ गया 8/9, ये रेसिप्रोकल आ गया 8/9। तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालेंगे तो ग्लास अपॉन वाटर, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालेंगे तो वाटर अपॉन ग्लास, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं। तो अगर ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ग्लास का नीचे रखेंगे, वाटर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वाटर का नीचे रखेंगे। एक फॉर्मूला भी होता है 1μ2, 1μ2 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। ऐसे ही 2μ1, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो μ1/μ2। तो हम ये याद कर सकते हैं 1μ2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2μ1, 1μ2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2μ1। ये भी काम आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड अपॉन फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, फर्स्ट अपॉन सेकंड, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उससे डिवाइड करते हैं। अब ये भी इन दोनों फॉर्मूलों को देख के ऐसा भी लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो ये फार्मूला कभी काम आ सकता है आपको निकालने के, तो ये मैंने आपको समझा दिया है।
और देखिए रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बातें। when ray passes from one medium to another medium, when ray passes from one medium to another medium, velocity, wavelength changes, but frequency does not change। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो पहले वाले मीडियम के लिए v इज इक्वल टू एन लैम्डा वन, v1 इज इक्वल टू एन लैम्डा वन, दूसरे वाले मीडियम के लिए v2 इज इक्वल टू एन लैम्डा टू। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, दोनों का रेशियो ले लो, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि v1 होगा c बाई म्यू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में रिलेशन, तो v2 होगा c बाई म्यू टू, तो v1 अपॉन v2 आ जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन, रेसिप्रोकल। तो हमारा ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो इससे हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। वेवलेंथ एक मीडियम में वेवलेंथ दे रखी है, दूसरे मीडियम में वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट in air is 4000 angstrom. Find its wavelength in glass। तो फॉर्मूला है लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। सपोज वन वाला एयर है तो लैम्डा इन एयर, लैम्डा इन ग्लास, म्यू ऑफ ग्लास, म्यू ऑफ एयर। तो लैम्डा इन एयर दे रखा है हमें 4000, लैम्डा इन ग्लास निकालना है, म्यू ऑफ ग्लास होता है 3/2 और म्यू ऑफ एयर होता है 1। सॉल्व करेंगे 4000 अपॉन लैम्डा जी इज इक्वल टू 3/2। सॉल्व करके तो लैम्डा जी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8000 अपॉन 3। तो दिस इज वेवलेंथ इन ग्लास। तो ग्लास में जाके वेवलेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी वेवलेंथ कम होगी। सपोज हमसे पूछता है फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं v इज इक्वल टू एन लैम्डा। v इज इक्वल टू एन लैम्डा वेव में पढ़ा था आपने 11th क्लास में, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। v वेलोसिटी इन एयर, एयर में वेलोसिटी है 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है और वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 इंटू 10⁻⁻10, तो n फ्रीक्वेंसी आ रही है 3 × 10⁸ अपॉन 4000 इंटू 10⁻⁻10। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 3/4 इंटू, ये -7 हो गया, ये ऊपर चला गया, तो 10⁻15 हर्ट्स। तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई। फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में सेम होगी, जो एयर में होगी वही ग्लास में होगी, तो हम फ्रीक्वेंसी सॉल्व कर सकते हैं इससे। तो इस तरीके से हमने वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन पढ़ी।
अब देखते हैं बेटा सम फिनोमिना ड्यू टू रिफ्रैक्शन। कुछ फिनोमिना पढ़ा रहे हैं रिफ्रैक्शन से जो हमें देखने को मिलते हैं। पहला, पेंसिल अपीयर टू बेंड when placed in water। पेंसिल जो है वो बेंड करी हुई दिखाई देगी जब हम उसे पानी में रखेंगे। ये बात हमें रे डायग्राम से समझानी है या रे डायग्राम से समझनी है। जैसे आपने पेंसिल रख दी, ये पानी भरा हुआ है, ये पेंसिल रख दी, तो पेंसिल जो है बेंड होके दिखाई देगी रिफ्रैक्शन के कारण। क्यों दिखाई देगी? अब देखिए, इसको समझने के लिए हम रे डायग्राम बनाते हैं। जैसे सपोज हम इसे यहाँ से देख रहे हैं, तो मान लो एक रे इधर गई, ये रे इधर गई, तो ये कैसे जा रही है? डेंसर से रेयर, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब हम इसे पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो इस पॉइंट की इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट की इमेज यहाँ बन रही है। ऐसे हर एक पॉइंट की इमेज ऊपर बनती जाएगी, तो पेंसिल हमें ऐसी दिखाई देगी, टूटी हुई पेंसिल दिखाई देगी। तो रे डायग्राम के थ्रू समझाया है। जो रे, पहले रे ऑब्जेक्ट में से निकलती है, जो रे डेंसर से रेयर जाएगी इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो इमेज यहाँ बनेगी। एक रे ये मान ली है मैंने सीधी, तो यहाँ इमेज बनेगी, तो ये वाले पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी, ये वाले की यहाँ बनेगी, ये वाले की यहाँ बनेगी। ऐसे हर एक पॉइंट की इमेज ऊपर बनती चली जाएगी, तो ये बेंड कर जाएगा। रे अपीयर्स टू बेंड। अब देखते हैं और फिनोमेना देखते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन। पॉन्ड appear to be shallower due to रिफ्रैक्शन। पॉन्ड जो है वो कम गहरा दिखाई देता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। इसका डायग्राम बना के समझते हैं। ये पॉन्ड है, मान लो ये नीचे का कोई पॉइंट है, तो जो रे इस पॉइंट से जाएगी डेंसर से रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऐसे इस तरफ होगा, जो रे डेंसर से रेयर जाएगी इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगी। जब हम इस रे को पीछे प्रोड्यूस करेंगे और इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनेगी। तो ये सारे ऑब्जेक्ट की इमेज ऊपर बनेगी, तो हमें ऊपर उठ के दिखाई देगा। स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन। स्टार जो है ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिख लेता हूं। कैसे? हमें मालूम है, जैसे ये स्टार है और ये डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की या एयर की, डिफरेंट लेयर्स हैं। यहाँ से रे चली स्टार से, इट विल बेंड लाइक दिस एंड
टू द पर्सन हियर द इमेज अपीयर्स टू बी हियर, इमेज ऑफ अ स्टार। तो ये स्टार है, इसकी इमेज यहाँ दिखाई दे रही है। अब ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहेगा तो इमेज की पोजीशन बदलती रहेगी। कभी इधर दिखाई देगी इमेज, कभी इधर दिखाई देगी इमेज, कभी इधर दिखाई देगी। तो ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन हमको ये ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देगा। कभी मतलब ऐसे इधर चली जाएगी इमेज, कभी इधर चली जाएगी, कभी इधर चली जाएगी, कभी इधर चली जाएगी। तो इट विल अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव एयर की कंपोजिशन बदलेगा, कंपोजिशन बदलेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा तो इमेज की पोजीशन बदलेगी, इमेज की पोजीशन बदलेगी तो कभी इधर दिखाई देगा, कभी इधर दिखाई देगा, कभी इधर दिखाई देगा। तो इट अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग। तो स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये फिनोमेना थे हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के। मुझे लगता है कि आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।